नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड कुल्फी चख के देखो में आपका स्वागत है। बॉलीवुड कुल्फी के स्पेशल सेगमेंट कटिंग चाय में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान। दोस्तों, कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन इसे सच साबित करने का जज्बा हर किसी के पास होता नहीं। क्या आप फिजी इको चैलेंज के बारे में जानते हैं? फिजी इको चैलेंज दुनिया की सबसे मुश्किल रेस मानी जाती है और खास बात यह है कि इस बार पहली बार भारत को इस रेस में हिस्सा लेने का मौका मिला है और भारत की उसी टीम का हिस्सा जो बने हैं लोग, उनमें से एक मेंबर प्रवीण जाखड़ जी हमारे साथ इस समय इस इंस्टाग्राम लाइव पर मौजूद हैं। तो चलिए बिना समय गवाए प्रवीण जी को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि प्रवीण जाखड़ एक मशहूर माउंटेनियर हैं और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो अब सीधा आपको ले चलते हैं प्रवीण जाखड़ जी के पास। नमस्कार प्रवीण जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बढ़िया हूँ। आप बताएं, आप कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया एकदम आपका। ठीक। बॉलीवुड कुल्फी में आपका स्वागत है प्रवीण जी। और इस स्पेशल सेगमेंट की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिजी इको चैलेंज क्या है, क्योंकि भारत में शायद बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं। तो आप बताइए फिजी इको चैलेंज क्या है? देखिए, इको चैलेंज एक रेस थी जो फिजी में हुई थी। फिजी एक देश है जहाँ पे इस रेस को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये दुनिया की अभी तक सबसे मुश्किल एक रेस थी, जिसमें 671 किलोमीटर की रेस थी और 30 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और 76 टीमों ने पूरे वर्ल्ड से, मतलब पूरी टीमें जो थी वर्ल्ड से, वो 76 थी और 30 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। हम इंडिया इसलिए बल्कि एशिया की हमारी पहली टीम थी जो इस रेस के लिए सेलेक्ट और गए थे जो हम। तो प्रवीण जी, ये सबसे मुश्किल रेस है। इस रेस में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया। एशिया की भी भारत पहली ऐसी टीम बनी है। यहाँ तक पहुंचने का भारतीय टीम का सफर कैसा रहा? किस तरह से भारतीय टीम को मौका मिला कि वो इस रेस में हिस्सा ले पाए? देखिए, इस रेस में मेनली जो हिस्सा लेने का था वो ताशियो नुंगशी का है, क्योंकि उनको बेयर गिल अच्छी तरह पहले से ही जानते हैं, उनसे काफी प्रभावित थे पहले से ही दोनों से। और जी। मेरा इसमें जो सेलेक्ट होने का वो ये था कि ताशियो नुंगशी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे जानते हैं अच्छी तरह। तो उन्हें एक ऐसे की जरूरत थी टीम में जिसको पानी का काफी ज्यादा नॉलेज हो। तो मेरा पानी का भी और माउंटेनियरिंग का भी दोनों ही में अच्छा था। और दूसरा ये था कि हमने और उन्होंने एक साथ काफी काम किया, एक्सपीडिशन भी गए हम साथ में। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी साथ में, तो इसलिए उन्होंने मेरा चयन किया टीम में। ये मेरा बहुत अच्छा लक रहा कि मैं उनको जानता हूँ और उनका बेयर गिल से बहुत अच्छा था। जी। प्रवीण जी, भारतीय टीम में कुल कितने लोग शामिल थे? उन सभी में उन आपका क्या रोल था? उन सभी लोगों का क्या रोल था? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसमें ताशी थी और नुंगशी थी, जो दोनों ट्विंस है, जिनके वर्ल्ड के अंदर 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक वो। और दूसरा उसमें एक मैं था। 3 लोग हम इंडिया से थे। चौथा जो हमारे साथ मेंबर था वो यूएसए से था, जिसका नाम ब्रांडन था, ब्रांडन फिशर। वो डॉक्टर थे यूएसए से। हमने उनका सिलेक्शन इसलिए टीम में किया कि उनको भी, ताशी नुंगशी उनको भी अच्छी तरह से जानती भी थी। और दूसरा मेनली ये था कि हमको इक्विपमेंट उसके लिए जो चाहिए था वो सारा हाई प्रोफाइल चाहिए था। इंडिया में इस तरह का इक्विपमेंट नहीं मिल पाता हमको, वो हमारा लकली। तो इसलिए हमने उनका लिया था सिलेक्शन इसमें, ताकि हमको जो इक्विपमेंट है वो बाहर से इजीली आ पाए। जी। तो ये सबसे मुश्किल रेस है। इसमें आप सभी को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और किस तरह के इमोशनल उतार चढ़ाव भी यकीनन आप लोगों को फेस करनी पड़े होंगे, क्योंकि कंपटीशन कोई भी हो, जीत और हार का डर हमेशा होता है। जीतने की कोशिश होती है, हार का डर रहता है। तो किस तरह के इमोशनल उतार चढ़ाव आप सभी ने फेस किए और क्या क्या चैलेंजेस रहे? इसमें पार्टिसिपेट के लिए दिया था, वो इसमें कैप्टन भी थी। और उतार चढ़ाव के इसमें इतना ज्यादा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हमारे तो एक बहुत अननोन चीज थी और नई चीज थी। समुद्र का हमको थोड़ा सा कम जानकारियां थी, क्योंकि हम तीनों ही नॉर्थ उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो हमारा माउंटेनियरिंग में बहुत स्ट्रांग था, माउंटेन बाइकिंग में हमारा ठीक था। बट हमारा समुद्र वाला जो एरिया है वो उत्तराखंड का बहुत ज्यादा अप्रोच दूर हो जाता है, और न कभी हमने उस तरह का सोचा। हमको बहुत कम ड्यूरेशन मिला जो इसकी ट्रेनिंग के लिए था। वो ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन था, हमारे पास बहुत कम समय था। और दूसरे हमारी जो प्रॉब्लम थी, फाइनेंस का भी बहुत ज्यादा दिक्कत था, क्योंकि इस रेस के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंस की भी जरूरत थी। तो मैप रीडिंग का इसमें बहुत ज्यादा चैलेंज था, क्योंकि हमारा मैप रीडिंग का भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। हमारा जो कंटूर रहता है और उनका जो कंटूर रहता है बाहर का, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा चेंजिंग रहता, तो वो थोड़ा हमारे लिए एक मुश्किल पार्ट था। पर ज्यादातर समुद्र का हमारा जो था, वो समुद्र ज्यादा मुश्किल था हमारे लिए। दोस्तों, प्रवीण जाखड़ जी ने हमें फिजी इको चैलेंज के बारे में बताया। क्या आप जानते हैं कि फिजी इको चैलेंज रेस के जो होस्ट हैं वो बेहद मशहूर एडवेंचरर हैं, बेयर ग्रिल्स, जिनको भारत में शायद बच्चा बच्चा जानता है।
उनके शोज इंडिया में बहुत फेवरेट शोज में से एक हैं। भारतीय टीम ने उन्हीं के साथ काम किया है। तो बेयर ग्रिल्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने, सुपरस्टार रजनीकांत इससे पहले काम कर चुके हैं। तो प्रवीण जाखड़ जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि बेयर ग्रिल्स के साथ काम करने का आप सभी का अनुभव कैसा रहा, उनके साथ उनका व्यवहार कैसा था भारतीय टीम के साथ, इस बारे में बताइए। देखिए, उसमें हमारा ये था कि एक तो बेयर गिल बहुत फ्रेंडली है और बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं। आप अगर उनसे मिलोगे शायद, तो मेरे को लगता नहीं कि आपको कभी महसूस भी होगा कि आप बेयर गिल से मिल रहे हो। बहुत अर्थ है, बहुत बहुत जमीनी से जुड़े हुए इंसान है। और दूसरा ये कि वो भारत से बहुत प्रभावित भी है, मतलब इंडिया से उनको बहुत अच्छा लगता है। हमारे तो हमारा जो कल्चर है, या इंडिया में उन्होंने काम बहुत कम किया है, ये नहीं है इंडिया में वो कम रहे, बट उनका जो यहाँ की जो जितने भी उन्होंने क्षण बिताए यहाँ पे, वो उनको बहुत मेमोरेबल है। उन्होंने ये भी कहा कि हम दोबारा फ्यूचर में भी अगर इंडिया में आए तो बहुत करेंगे हम आगे भी फ्यूचर में काम, पर बहुत प्रभावित थे इंडिया से, तो उनको बहुत ज्यादा लगाव भी ऐसे भी। ये तो वाकई सुनकर बहुत खुशी हुई कि बेयर ग्रिल्स जैसी शख्सियत को इंडिया से बहुत प्यार है, लगाव है और वो दोबारा यहाँ आना चाहते हैं। यकीनन ये इंडिया के सब लोगों के लिए, उनके फैंस के लिए खुशखबरी जैसा ही है। प्रवीण जी, आपका सफर अभी इस रेस तक कैसा रहा? आप अपने बारे में बताइए। माउंटेनियर हैं आप, किस तरह से आप आगे बढ़े, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट किया माउंटेनियरिंग का। 2000 में मैंने स्टार्ट किया इस फील्ड में। तब मेरे को पता भी नहीं था कि माउंटेनियरिंग होता क्या है। और तब मैंने स्टार्टिंग एनआईएम से किया था। मेरी जो ज्वाइनिंग थे एनआईएम में, आया वाज ज्वाइन वहाँ पोर्टर से मैंने स्टार्ट किया अपना फ्यूचर कैरियर। तो मुझे वहाँ पे दिखता था मेरे कोर्स चलते रहते हैं, तो मेरे को लगा कि कोर्सों से क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम कोर्सों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस समय फाइनेंस का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था मेरा, जिस हिसाब से था उस समय 3-4 हजार रुपये फीस हुआ करती थी 2000 में एनआईएम में। तो 4 हजार रुपये, मतलब ये लगा लो कि बहुत मुश्किल बजट था एक 4 हजार रुपये देना। और फिर दूसरी प्रॉब्लम रहती कि डर रहता कि माउंटेन में हम कैसे कर पाएंगे। कोर्स में इंग्लिश का ज्यादा रहता था, ज्यादातर इंग्लिश का रहता था, उससे ज्यादा डर रहता था क्योंकि हम लोग सब गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं और हिल स्टेशन पे हैं। बेसिकली मेरा जो गाँव है वो काफी बैकवर्ड एरिया में है। अभी भी हम ओबीसी में है, अदर्स बैकवर्ड कास्ट में है। और इलेक्ट्रिसिटी, आप यकीन नहीं करोगे, हमारे गाँव में 2006 में इलेक्ट्रिसिटी आई है, तो आप यकीन लगा सकते हैं कि कितना बैकवर्ड होगा। और 2017-18 में हमारे यहाँ टावर लगा जो हफ्ते में कभी कभी कभार काम करता है। तो वो एक बहुत मुश्किल पल था। तो मैंने स्टार्टिंग अपनी माउंटेनियरिंग से की। उसके बाद मैंने फिर माउंटेनियरिंग के साथ साथ स्कीइंग को भी अपना एक कैरियर बनाना चाहा। मैंने कहा विंटर में चलो हमारे पास टाइम रहता तो हम स्कीइंग भी कर ले। स्कीइंग के साथ साथ मैंने वाटर स्कीइंग भी किया है, राफ्टिंग का मेरे पास है, मैंने नेशनल खेला 2 बार, कयाकिंग का भी मैंने खेला 2 बार नेशनल है। तो इस तरह का मैंने काफी है। और उतार चढ़ाव तो लाइफ में रहता ही है, बट संघर्ष बहुत रहा जिंदगी में। वेल, आपने संघर्ष किया और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। आप फीजी इको चैलेंज में जो भारतीय टीम पहली बार हिस्सा ले रही है उसका हिस्सा बने हैं। ये वाकई हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। तो प्रवीण जी, अब आपके इस रेस के बाद आगे भविष्य के क्या प्लान्स हैं? देखिए, भविष्य के मेरे काफी प्लान है। सबसे जो मेन प्रायोरिटी पे वो माउंट एवरेस्ट है। एवरेस्ट का मेरा प्लान है कि चलो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है मेरा, उसमें प्लान है कि विदाउट ऑक्सीजन किया जाए किसी तरह से। और डिसेंट का मेरा स्की का है, लेट्स सी कि क्या होता है। इसका मेरा काफी पहले से प्लान चल रहा है, बट वो देखते हैं कि होता क्या है। जब तक माउंटेन आपको बुलाते नहीं तब तक आपकी मर्जी चलती नहीं है, पर वही है। किस तरह ये पॉसिबल, आप इसे किस तरह से साकार कर पाएंगे आपके सपने को कि बिना ऑक्सीजन के आप माउंट एवरेस्ट फतेह कर पाए? क्या तैयारी कर रहे हैं इसके लिए? नहीं, देखो पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि इंडिया का अभी तक 2 लोगों का है एवरेस्ट, जो दोनों इंडियन आर्मी से है। दोनों, एक सूबेदार साहब है और एक ऑफिसर है। और एवरेस्ट का ये है। और स्कीइंग का थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये है कि अगर आदमी सोचता है तो सोच रहे हैं, अभी प्लान है, लेट्स सी कि होता क्या है। हम निको चैलेंज के लिए भी कभी सोचा नहीं था। जब स्टार्टिंग में हम निको चैलेंज के लिए गए तो ये लगता था कि कितना संघर्ष होगा, क्या करना होगा, बहुत नर्वस थे। बट जब सामने था चैलेंज तो इतना ज्यादा नहीं लगा जितना होना चाहिए था, ऐसा नहीं लगा। माउंटेनियरिंग के लिए अभी भी हमारे देश के बहुत कम युवा आगे आते हैं, बहुत कम लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता है या हॉबीज होती हैं। तो ऐसे में सरकार का भी एक रोल बनता है कि सरकार किसी तरह से लोगों को आगे लाने की कोशिश करे। आपकी सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, गवर्नमेंट का तो मेरे हिसाब से काफी है। हमारे पास देश में इंस्टीट्यूट थोड़ा कम है, जिस हिसाब से काफी लोग अभी कोर्स करना भी चाहते हैं। अगर आप एनआईएम की बात करें, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी जो उत्तराखंड में है, तो वहाँ पे लोगों को 3-3 साल तक वेटिंग करना पड़ता है। तो मेरा गवर्नमेंट से यही एक है कि अगर सरकार इसमें चाहे इंस्टीट्यूट थोड़ा ज्यादा कर दे, जैसे हर एक स्टेट में कम से कम, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, या जम्मू कश्मीर हो गया,
अभी लद्दाख को एक उन्होंने अलग से स्टेट बना दिया, लद्दाख हो गया, सिक्किम की तरफ हो गया, दार्जिलिंग हो गया, जितने भी हमारे हिल स्टेशन है इनको इंस्टीट्यूट, हर एक स्टेट में क्या क्या दो दो इंस्टीट्यूट होने चाहिए। और जैसे माउंटेनियरिंग का है हमारे पास, माउंटेनियरिंग को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, बट स्कीइंग के लिए इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ अभी तक, तो स्कीइंग के लिए और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। जैसे माउंटेन बाइकिंग हमारे यहाँ इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है जैसे बाहर के कंट्रियों में, उस पर ज्यादा डेवलप जी। करना चाहिए। पैराग्लाइडिंग के लिए हमारे पास कोई ऐसी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जो अच्छी तरह से कर पा रहे कंडक्ट, उसके लिए ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एडवेंचर से जितना युवा जनरेशन को जोड़ सकती है गवर्नमेंट, वो एक तो रोजगार जनरेट करेगी, और दूसरा जो लोग गलत रास्तों पे जा रहे हैं जैसे नशा है, इस तरह के जो गलत राहें हैं, उनसे भी हो सकता है कि लोगों का आप डाइवर्ट कर सके। और दूसरा जो हम स्वच्छ भारत की एक बात करते हैं, तो अगर माउंटेनियरिंग हर आदमी करता है तो आप देखोगे कभी भी जब जो आदमी माउंटेनियर होगा, जो माउंटेन से जुड़ा होगा, वो कभी गंदगी की नहीं सोचेगा और 10 लोगों को आपस में भी समझाएगा। मेरा कहना यही है कि इंस्टीट्यूटों को और ज्यादा खोला जाए इंडिया में, और ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अभी हमारे देश में केवल 1 से 2% लोगों को ही पता है कि माउंटेनियरिंग होता है क्या है। जिस दिन 15 या 20% लोगों को मिल गया, पता चल गया, तो उस दिन जगह नहीं मिल पाएगी इंस्टीट्यूटों में, क्योंकि हमारे पास अभी 4-5 इंस्टीट्यूट ही है पूरी इंडिया में। तो प्रवीण जाखड़ जी, आपने बताया कि फिजी इको चैलेंज में आपके साथ ताशी और नुंगशी मलिक ने भी हिस्सा लिया था, आप उन्हीं की टीम के मेंबर रहे हैं। तो ताशी और नुंगशी मलिक के बारे में आप कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को और रीडर्स को? तो उन्होंने मेरी टीम में शामिल था, मैं उनकी टीम में हिस्सा लिया था बेसिकली, क्योंकि उनकी वजह से मैं उस रेस में गया था। थैंक्स फॉर देम। और बहुत स्ट्रांग है, दोनों बहनें, जुड़वा है। अगर आप लोगों को पता होगा, ताशी नुंगशी हमारी एक ब्रांड है पूरी इंडिया की। और 6 उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक। उनका माउंट एवरेस्ट 21 साल की उम्र में उन्होंने एवरेस्ट क्लाइम कर लिया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया की पहली जुड़वा बहन है जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया था। और उसके बाद उन्होंने जो वर्ल्ड के अंदर 7 समिट है, जो 7 कॉन्टिनेंटल है, जैसे एशिया में एवरेस्ट है, साउथ अफ्रीका में किलिमंजारो, इस तरह के उन्होंने जितने भी 7 पीक है उनको उन्होंने क्लाइम किया। फिर उसके बाद उन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में स्कीइंग किया, जो कि उनके इस तरह के अगर उनके रिकॉर्ड जोड़े जाए तो 6 उनके अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ट्विंस के। तो आगे आप तीनों की टीम का आगे क्या प्लान है? आप लोग फिर से ऐसा कुछ एडवेंचरस करने वाले हैं फिजी इको चैलेंज में? अगले साल भी हिस्सा लेंगे, या किस तरह से आप आगे और कुछ अच्छा ऐसा करने वाले हैं कि देश के लोगों को और ज्यादा आप सभी पर गर्व हो? देखिए, इको चैलेंज का तो इट्स नॉट अ फिक्स राइट नाउ, फिक्स नहीं है अभी इको चैलेंज कब होगा, कैसे होगा। अगर होता तो यस, ऑफकोर्स हो सकता है कि हम उसमें भी पार्टिसिपेट करें। और दूसरा, हम कर ही रहे एडवेंचर के लिए। उन्होंने भी एक अपना फाउंडेशन कैंप खोला हुआ, जिसमें उन गाँव की जो लड़कियां हैं, जो काफी वीक जो फैमिलियों से आती है, जिस फील्ड में नहीं जा पाती है, उनको उन्होंने एक फाउंडेशन कैंप खोला हुआ, जिसमें उनको ट्रेनिंग भी देते हैं वो लोग। और मैं भी इसी तरह से एक कंपनी को रन कर रहा हूँ, और उसमें टूरिस्ट से भी रिलेटिव है। दूसरा, जितने भी यंग जनरेशन हमारी है उत्तराखंड में, या जो इस फील्ड में जुड़ना चाहते हैं, मैं कराता रहता हूँ, कोर्स करता रहता हूँ। अगर कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उनके लिए भी मैं रखता हूँ कि चलो ठीक है, रहना खाना जो भी, अगर आपको सीखना है कुछ तो आप रह सकते हो उसमें। ये तो आप बहुत अच्छी बात है। इस तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा, लोग आगे आएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को, या फिर कुछ ऐसा कि माउंटेनियरिंग के लिए लोगों में बस ऐसा जोश भर जाए कि बस बैग उठाओ, पैक करो और चल पड़ो। देखिए, जो माउंटेनियरिंग एक बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें आप अपने आप को एक चेक कर सकते हैं बेसिकली कि मैं क्या हूँ। और दूसरा, एक कंफर्ट जोन से आप अलग चले जाते हैं, तब लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है। फिर आदमी, जब आप माउंटेनियरिंग में आ जाते हैं, फिर आपको गद्दे में कैसा है, तकिया कैसी है, कंबल कैसा है, गर्मी है, एसी चल रही नहीं चल रही है, आप सरवाइव कर लेते हो अपने आप को। और जब आप माउंटेन में जाते हैं, फिर वहां आपको कुछ भी नहीं मिल पाता आपके हिसाब से। जैसे कोई चैलेंज में था तो वहां हमको कहीं भी, मतलब ऐसा था सो जाओ जहां मर्जी सो जाओ, और ऐसा था नहीं कि ये है वो है। और ऐसा रहता था, आप अगर जब मूवी देखोगे अभी, तो ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन हम कीचड़ भी नहीं चलते थे, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम भीगते नहीं थे पूरे। तो लाइफ मतलब इतना ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने रखा था इस चीज को, कि आदमी किस तरह से मेंटली या फिजिकली या वर्बली इतना परेशान हो जाए कि वो इस रेस को क्विट करना शुरू कर दे। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह एडवेंचर का जो रहता है, ये खुद को एक चेक करने के लिए है। और दूसरा ये है कि इसमें आदमी को नेचर से जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है, और दूसरे की भावनाओं को भी समझने का आदमी को मौका मिलता है कि ठीक है, हम जब माउंटेन में थे तब भी तो हम एडजस्ट कर रहे थे, लाइट नहीं है तो चल पड़ेगा, पंखा नहीं तभी चलेगा। तो इस तरह का क्या होता है कि आदमी की लाइफ के लिए ऐसी बाकी भी चीजें हैं, बाकी चीजें भी हो सकता है, फाइनेंस में आदमी ऊपर नीचे हो, या समय आदमी का एक जैसा नहीं चलता हो, तो उसमें जो
स्थितियां हैं जैसे भी चेंज होती रहेगी तो आदमी उसमें क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग होता है या जिसमें डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है आदमी की, वो थोड़ा चेंज हो जाती है। तो फिजी इको चैलेंज में आपने ताशी नुंगशी मलिक के साथ हिस्सा लिया, क्या कभी ऐसा मोड़ आया था कि आप लोगों को लगा अब बस क्विट कर देना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा, बस बहुत हुआ, ऐसा क्या कभी आप लोगों को फील हुआ? मूवी का इसका एक रूल है कि इसका स्टोरी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जब मूवी लॉन्च होगी, 14 अगस्त को ये लॉन्च हो रही है और 10 एपिसोड में इंडिया ने बहुत अच्छा किया है और पहली बार हमने पार्टिसिपेट किया है, तो काफी अच्छा है। अगर आप मूवी देखोगे, 14 अगस्त को रिलीज हो रही है अमेजोन प्राइम पे, तो उस पे आपको पूरा दिख जाएगा, क्योंकि 10 एपिसोड है, इसमें बता नहीं सकते क्योंकि स्टोरियां रहता है इनका, अलग अलग रहता है टर्म एंड कंडीशन। जी वो तो जाहिर है, कोई बात नहीं, लेकिन अब अच्छी बात है हमारे दर्शक फिजी इको चैलेंज को देख पाए, इससे जुड़ पाए और आप सभी की मेहनत को चीयर अप कर पाए। थैंक यू सो मच प्रवीण जाखड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम लाइव पर। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे प्रवीण जाखड़ जी, जो एक मशहूर माउंटेनियर हैं उत्तराखंड से।